कास्ट सिस्टम के ओरिजिन के पीछे कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी के हिसाब से जो ऋग्वेदा में पाई जा सकती है, जो पहले मनुष्य थे हमारे ब्रह्मांड में, उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय किया था हमारे समाज को बनाने के लिए। और इनके डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट वर्णा के लोग यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज के लोग बने। जैसे उनके सिर से बने ब्राह्मण लोग जो बुद्धिमान और ज्ञानी माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि हमारी शिक्षा के लिए वो जिम्मेदार है। उनकी बाजू से बने क्षत्रिय लोग जो ताकतवर होते हैं और इसीलिए वो योद्धा माने जाते हैं। उनकी जान या फिर थाई से बने वैश्य लोग जिनको ट्रेडर या फिर व्यापारी माना जाता है। और उनकी पैर से बने शूद्र लोग जो हमारे समाज की छोटी मोटी चीजें करते हैं। पर इस पूरे सिस्टम में एक कैटेगरी आपको दिखेगी ही नहीं, और वो है दलित्स की, क्योंकि वो इस क्लासिफिकेशन में मौजूद ही नहीं है। इसलिए उनको अवर्ण भी कहा जाता है, यानी कि ऐसे लोग जिनका कोई भी वर्ण नहीं है, और उनको साफ सफाई की जिम्मेदारी दी जाती है। दूसरी थ्योरी कहती है कि आपकी कास्ट आपके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करती है। तो अगर आपने पिछले जन्म में अच्छे कार्य करे होंगे तो आप ब्राह्मण की तरह पैदा होंगे इस जन्म में, और अगर आपने अच्छे कार्य नहीं करे होंगे तो आप दलित की तरह पैदा होंगे इस कर्म में। और इस थ्योरी के हिसाब से अगर एक लोअर कास्ट व्यक्ति को अपने अगले जन्म में एज एन अपर कास्ट पैदा होना है तो उनको अपनी कास्ट में ही काम करना चाहिए और वो अच्छी तरह निभाना चाहिए। पर कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारी कास्ट हमारी ऑक्यूपेशन डिसाइड करती है, बल्कि हमारी ऑक्यूपेशन हमारी कास्ट डिसाइड करती है। और क्योंकि ब्राह्मण लोग ज़्यादा ज्ञानी थे इसलिए वो हमारे समाज के टीचर्स बन गए। पर ये नहीं है कि बस ब्राह्मण लोग ही टीचर्स हो सकते हैं, दूसरे लोग भी ज्ञान पाकर एक ब्राह्मण बन सकते हैं। और ब्राह्मण महिलाएं एक क्षत्रिय या फिर वैश्य पुरुष के साथ शादी भी कर सकती थी, पर उनके लिए एक शूद्र या फिर दलित के साथ शादी करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। तो इस थ्योरी के हिसाब से हमारा कास्ट सिस्टम थोड़ा फ्लूइड सा था। ज्ञान गेन कर कर कोई भी ब्राह्मण बन सकता था। पर हमें पता है कि टाइम के साथ साथ ये कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो गया, और कास्ट रूल्स हमें हर जगह देखने को मिल गए। आप क्या काम करते हो, किसके साथ शादी करते हो, किस मंदिर में जाते हो और किसके साथ खाते हो, ये सब कास्ट पर निर्भर होने लगा। और लोग अपनी कास्ट आइडेंटिटी को पीछे भी नहीं छोड़ पाए। इसी वजह से 6th सेंचुरी के करीब कई लोअर कास्ट लोग बुद्धिस्ट बन गए। गौतम बुद्ध जो क्षत्रिय पैदा हुए थे वो खुद इस कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। और ये बुद्धिज्म में कन्वर्जन हमने बस 6th सेंचुरी में नहीं देखा। जैसे 1956 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 5 लाख लोअर कास्ट हिंदूज के साथ बुद्धिज्म में एक मास कन्वर्जन किया। 19वीं और 20वीं सदी में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने हमारे कास्ट सिस्टम के खिलाफ ठोस कदम उठाए थे। अब हम सबके बारे में चर्चा नहीं कर सकते, पर 3 ऐसे लोग थे: शाहू जी महाराज, ज्योतिराव फूले और बी.आर. अम्बेडकर। शाहू जी महाराज पहले व्यक्ति थे इंडिया में जिन्होंने रिजर्वेशंस इंप्लीमेंट करी थी अपने कोल्हापुर राज्य में। ज्योतिराव फूले जो शूद्र कास्ट में पैदा हुए थे, वो अमेरिका में स्लेव्स के स्ट्रगल से बहुत इंस्पायर्ड थे। लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। उन्होंने वेदास को मानने से इनकार कर दिया था और ये भी नकार दिया था कि बस ब्राह्मण लोगों का ही हिंदू रिलीजन पर कंट्रोल होना चाहिए। 20वीं सदी में कास्ट रिजर्वेशन के खिलाफ आर्ग्यूबली सबसे बड़ा योगदान रहा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का, जिन्होंने द एनाइलेशन ऑफ कास्ट और इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स जैसी पॉपुलर बुक्स लिखी हैं। वो लोअर कास्ट जिनको वो ओप्रेस या फिर डिप्रेस क्लास भी बुलाते थे, उनकी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे थे। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन बस अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं बल्कि ब्राह्मण लोगों के भी खिलाफ। 1913 नागपुर में उन्होंने एक डिप्रेस क्लासेस कांग्रेस ऑर्गेनाइज करी थी और ये कहा था कि डिप्रेस क्लासेस की सेफ्टी के लिए उनको ब्रिटिश सरकार से ही नहीं बल्कि कांग्रेस से भी इंडिपेंडेंट होना होगा। और अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड ने डॉक्टर अंबेडकर की डिमांड स्वीकार कर ली थी और डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टरेट्स देने का निर्णय ले लिया था, जिसके तहत सारी माइनॉरिटीज जैसे मोहम्मदन्स, पारसीज, एंग्लो इंडियंस और डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टरेट दी जा रही थी। सेपरेट इलेक्टरेट्स का मतलब होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बस दलित ही वोट दे सकते हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर की डिमांड थी। जबकि जॉइंट रिजर्व्ड इलेक्टरेट्स का मतलब है कि सभी वोट दे सकते हैं, पर जो इलेक्शंस के लिए खड़े होंगे उनको दलित होना जरूरी है। जब गांधी जी को पता चला कि ब्रिटिशर्स ने सेपरेट इलेक्टरेट्स दे दिए दलित्स को, तो उन्होंने एक फास्ट अनटू डेथ अनाउंस किया, क्योंकि उनका मानना था कि ये पॉलिसी हरिजन्स और दूसरे हिंदूज को बांटने लग रही थी। पर डॉक्टर अंबेडकर भी अपने निर्णय पर डटे रहे, क्योंकि उनका ये मानना था कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन से ही डिप्रेस्ड कास्ट की अपलिफ्टमेंट हो सकती है। We think that if you have a common electorate, we would be submerged
you see, and the nominees of the scheduled caste who would be elected, who would be really slaves of the Hindus, not independent people. पर जब गांधी जी की हेल्थ बिगड़ने लगी थी, तो डॉक्टर अंबेडकर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। उनको नेगोशिएट करना पड़ा, जिसको बुलाया गया पूना पैक्ट। और गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर को वादा दिया कि हम सेपरेट इलेक्टरेट्स तो नहीं, पर अपने जॉइंट इलेक्टरेट सिस्टम में ही डिप्रेस क्लासेस के लिए ज़्यादा सीट्स दे सकते हैं। इसलिए जहां उनको पहले 78 सीट्स मिलती थी, पूना पैक्ट के तहत उनको 148 सीट्स मिलेंगी। कई लोगों का मानना है कि अगर दलित को सेपरेट इलेक्टरेट दी जाती, तो आज उनकी स्थिति कुछ और ही होती। पर ये सब गैसवर्क है, हमें नहीं पता एक्चुअल सिचुएशन क्या होती, क्योंकि हमारे पास ना ही कोई एविडेंस है और ना ही कोई रिसर्च।